जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि माय नेम इज अमन ढींगरा और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो मेरे को लगा कि हमें लेना चाहिए एंड दिस इज द टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो जेई हो, नीट हो, उसके बाद जैम हो, सीएसआईआर हो, सब जगह इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इवन इन गेट एग्जाम आल्सो। तो इस टॉपिक को एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे। बेसिक से शुरुआत करते हुए हम इसको एडवांस तक लेके चलेंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस को हम बीच में करेंगे। तो एक पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं टॉपिक कवर करूंगा, इन बिटवीन क्वेश्चंस विल बी देयर, और उसके बाद मैं कुछ वीडियोस सिर्फ क्वेश्चंस की बनाने वाला हूं, ओनली क्वेश्चंस, नथिंग एल्स, जिसमें जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी इससे टॉपिक से आए हुए हैं उनको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, गैसियस स्टेट। आई होप सबको बोर्ड विजिबल होगा। आई अवॉइडेड व्हाइट बोर्ड क्योंकि उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन रहता है और उसमें दिखता नहीं है, इसीलिए मैं स्पेशल आई अरेंज दिस ग्रीन बोर्ड। चौक का रिफ्लेक्शन उतना नहीं रहेगा ताकि आपको अच्छे से दिख भी पाए। तो गैसियस स्टेट, तो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्टरी हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, उनको करना बहुत ही जरूरी है। उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे और उस चैप्टर को हम डिस्कस करते चलेंगे और एक एक करके उसके फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले जो दो टॉपिक्स आपको लेने वाला हूं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसमें मैं स्पेशली कवर करूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इस तरीके से कवर करेंगे कि आपको और कहीं से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर करने की जरूरत नहीं होगी। सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी पॉसिबल केसेस हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैं लेके चलूंगा और उसके बाद हम कवर करेंगे ग्राफ्स। टॉपिक को शुरू करने से पहले ये दोनों चीजें मेरे को करवानी बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम आगे सोच पाएंगे। ठीक, तो बात कर लेते हैं, इसको हटाओ सबको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो भी मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ाने जा रहा हूं वो सारे के सारे जो भी मेरे फोर्सेस होंगे दे आर नॉन कोवेलेंट। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं यहां पर सिर्फ बात करूंगा नॉन कोवेलेंट फोर्सेस की, क्योंकि कोवेलेंट फोर्स अगर होगा यानी कि कोवेलेंट अगर इनमें इंटरेक्शन है तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, और मैं केमिकल बॉन्डिंग नहीं शुरू कर रहा हूं यहां पे। हम यहां बात कर रहे हैं फिजिकल इंटरेक्शंस की, किस तरीके से फिजिकली जो है मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अलग अलग हमारे पास उसको फोर्सेस मिलते हैं। तो सबसे पहला देखो, नॉन कोवेलेंट की बात हो रही है तो सबसे पहले हम आयनिक को भी यहां पर डिस्कस जरूर करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जो है मार्केट में, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या फिर आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रोसाइट्स जहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, या फिर दो पॉजिटिव आपस को रिपेल कर रहे हैं और दूर भाग रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स का टर्म है और हम केमिस्ट्री में इस वर्ड को आयनिक बोलते हैं। मतलब एक ही है, उठाया फिजिक्स से ही गया है, हमने केमिस्ट्री में लिया, नाम बदल के अपना नाम रख दिया, बस ऐसा ही करते हैं हम। ठीक, तो आयनिक इंटरेक्शन की बात हो रही है, यानी कि दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन, यानी कि ये जो इंटरेक्शन होगा दिस इज बिटवीन टू आयंस, यानी कि दो आयंस होने चाहिए। अगर एक अट्रैक्शन की बात करें तो दैट इज Na+ एंड Cl-। अब इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन मेरे पास होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। वेरी इजी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन जो कि हमारे सिलेबस में है। देखो, उसके पहले हम अगली इंटरेक्शन सीखने से पहले मैं एक बार आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहां पर इस केस में डिस्कस करने के लिए। तो मॉलिक्यूल्स जो दो प्रकार के थे हमारे पास, एक को हम बोलते हैं पोलर और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन पोलर। ठीक, तो पोलर तो वो होते हैं जिसमें मेरे पास पोल्स होते हैं। अब पोल्स होना यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल होना, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल वही which has a dipole, यानी कि ये वो है जो डाइपोल होगा, यानी कि जिसमें डाइपोल मूवमेंट होगी, पहले से प्री एग्जिस्टिंग डाइपोल इज देयर। और whereas अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो नॉन पोलर मेरे पास वो इंटरेक्शन है जहां डाइपोल नहीं है, यानी कि डाइपोल बनाने की आवश्यकता है, यानी कि वी हैव टू मेक अ डाइपोल। और इस तरीके का जो डाइपोल हम बनाते हैं या इंड्यूस करते हैं, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं इंड्यूस्ड
डाइपोल। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, जहां पर बात हो रही है डाइपोल की यानी कि बात मैं कर रहा हूं पोलर मॉलिक्यूल की, जहां बात हो रही है इंड्यूस्ड डाइपोल की यानी कि वहां बात करी जा रही है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप खास ध्यान रखेंगे क्योंकि इनकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला इंटरेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप, देखिए आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पीडीएफ आपको दूंगा, सभी कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए बिकॉज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गैसियस स्टेट इज गोइंग टू सर्व एज अ बेस फॉर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको ढंग से सीखना है तो गैसेस आना ही चाहिए, तभी ढंग से आपको थर्मोडायनेमिक्स एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलो जब थर्मोडायनेमिक्स करेंगे वो तब की बात है, अभी के लिए सिर्फ गैसेस पे ध्यान देंगे। और उसमें भी इंट्रोडक्शन पे पहले। ओके, तो सेकंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो हमें यहां पर करनी है दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके की इंटरेक्शन है। आयन डाइपोल की जैसे ही बात चली तो आयन डाइपोल यानी कि आयन, एक तो हमारे पास आयन होगा, और डाइपोल, डाइपोल आप जानते हो डाइपोल, व्हाट इज अ डाइपोल यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेट्स से मैंने ले लिया एक Na+ एक आयन हो गया, पोलर मॉलिक्यूल वेरी पॉपुलर H2O। इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी इंटरेक्शन को मैं बोलूंगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखो कैसे हो रहा है, Na के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब मुझे यहां पर H2O को इसके अराउंड इंटरेक्शन करनी है। H2O देखो कैसा, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा कि ये अपना वो वाला साइड आगे लाएगा जिससे कि एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन मिल सके, यानी कि ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। बाकी के जितने भी हाइड्रोजन है वो उस तरफ ओरिएंट हो जाएंगे, और सारे के सारे ऑक्सीजन के ऊपर हम जानते हैं कैसा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। इस तरीके से ये पार्शियल नेगेटिव वाली साइड से इसके साथ में इंटरेक्शन शो करेगा। और जितने भी हाइड्रोजन है यानी कि इस तरीके की जो इंटरेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इस तरीके से हमारे पास एक क्लाउड सा बन जाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण, और जितने भी हाइड्रोजन है सबके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव, ऑल ऑफ देम हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज which is not actually interacting with Na+ के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन इज देयर, ऑक्सीजन को इंटरेक्ट करने की वहां पर आवश्यकता है। ऑलराइट, सो दिस इज आवर सेकंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही आसान, थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन है हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन। देखो नाम से क्लियर हो गया कि डाइपोल इंटरेक्शन यानी कि बोथ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि कैसे में होगा, बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स मेरे पोलर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तभी इंटरेक्शन जो है वो डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे H2O, और H2O के साथ में हम कुछ भी ले लो, जो भी एक पोलर मॉलिक्यूल आपको लगता है, देयर आर सो मेनी पोलर मॉलिक्यूल्स, लेट्स से मैंने यहां पर ले लिया CH3Cl, इस तरीके से मैंने ले लिया। अब देखो इसमें इंटरेक्शन कैसा होगा, अगर मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन ऐसे, वाटर की बात करें तो वाटर में ऐसे होता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब सामने वाला जो ये है CH3, ये एक तरह से टेट्राहेड्रल शेप का होगा। अब इसके बीच में भी हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल देखो कैसा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन करवानी है तो ये पार्शियल नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन विल इंटरैक्ट विद द पार्शियल पॉजिटिव ऑफ कार्बन, तो यानी इस तरीके की इंटरेक्शन जो यहां पर होगी दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल, यानी कि डाइपोल ऑलरेडी है वहां पर, बस उसके बीच में दोनों को इंटरैक्ट करना है। तो ये थी हमारे पास अगली टाइप की, दैट इज डाइपोल इंटरेक्शन। आफ्टर डाइपोल, this is our third type of interaction. So after dipole our next type of interaction is, इसकी अगली की अगर हम बात करें तो very important next type of interaction जो हमारे सिलेबस में है, that is fourth number is ion induced, this is ion induced dipole। देखो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये क्या बात हो रही है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि एक तो मेरे पास क्या है आयन, यानी कि कुछ भी, जैसे कि क्या ले Na+, दूसरा क्या है मेरे पास इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करें तो कैसा मॉलिक्यूल की बात चल रही है, नॉन पोलर, यानी कि जो आयन है दिस विल इंड्यूस डाइपोल इन दिस, यानी कि मान लीजिए सोडियम, सामने
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये Na+ क्या करेगा, Na+ जैसे ही इसके पास जाएगा तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी जगह फैली हुई है वो इस तरफ आके इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको सोडियम के साथ में इंटरेक्ट करना है। यदि उसको इंटरेक्ट करना है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव लाया और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव लाया, तो यानी कि एक मूवमेंट पे इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या डेवलप हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल इसके अंदर डेवलप हो गया। दिस इंड्यूस्ड डाइपोल इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Na+। इसके वजह से जो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी उसको हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सोडियम के साथ अगर हम यहां पर ले लेते हैं सोडियम प्लस CCl4, तो this is sodium is ion and CCl4 is a non-polar molecule, so they will have a very good ion induced dipole interaction. Okay, so next type of interaction, बिल्कुल सिमिलर फैशन में ही सारी हमारी इंटरेक्शंस चल रही हैं, समझना इनको बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। नाम से क्लियर है, अभी डाउट नहीं रहना चाहिए, अभी एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करें तो डाइपोल यानी कि कैसा मॉलिक्यूल, पोलर। इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करें तो कैसा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। यानी कि एक पोलर और एक नॉन पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटरेक्शन कॉज करवाएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखूं तो एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल में क्या ले लूं, H2O, एंड नॉन पोलर में क्या ले लूं, CCl4। कुछ भी ले लो, H2O साथ में क्या ले लो, Br2, कुछ भी ले लो, कोई भी इस तरीके का पेयर जहां पर एक पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा, उस तरीके के पेयर को हम बोलेंगे, यानी कि दैट पेयर इज सपोज्ड टू हैव डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लास्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन, उसके बारे में हम यहां डिटेल में जान लेते हैं। दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज, और वही हमारी इंटरेक्शन बच गई है, उस तरीके की इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो नाम से ही एकदम क्लियर है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जैसे मैंने बोला तो नाम से ही क्लियर है, यानी कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल, ये भी और ये भी, दोनों बोथ मॉलिक्यूल्स कैसे, बोथ आर नॉन पोलर, यानी कि दोनों के दोनों है नॉन पोलर। अब सवाल ये आता है, अगर दोनों ही नॉन पोलर है तो फिर इंटरेक्शन का ही कहां से आया, इंटरेक्शन की बात ही कहां से आई, देखो इंटरेक्शन की बात वहां से आई। देखो इसके लिए हम एक इमेजिन करेंगे, मान लीजिए एक स्फेरिकल सी बॉल है मेरे पास, हॉलो बॉल है, उसके अंदर मैंने मधुमक्खी डाल दी, ठीक, वो मधुमक्खी रैंडमली, मान लीजिए इस तरीके का बॉल था मेरे पास, उसके अंदर मैंने इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर बीज डाल दिया। ओके, अब ये बीज जो है, ये मधुमक्खी जो है, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से स्प्रेड आउट है, फैला हुआ है। कुछ मोमेंट पे ऐसा होगा, फॉर अ वेरी शॉर्ट मोमेंट, फॉर अ इंस्टेंट ऐसा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे जाके ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। जिस जगह पे वो ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे कुछ समय के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए, दैट एरिया विल सपोज टू हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जहां पर अब इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए उसी इंस्टेंट के लिए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एट अ इंस्टेंट अ डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल हैज बीन क्रिएटेड। अब इसके बगल में जो मॉलिक्यूल था उसने इस पॉजिटिव चार्ज को सेंस किया और उसने अपने सारे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे उसने इसको यहां पर सेंड किए, तो उसकी वजह से यहां पर भी क्या चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और इधर पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि दीज टू मॉलिक्यूल्स इस एरिया में एक जगह पे हमारे पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी जगह पे हमारे पास आ गया पार्शियल नेगेटिव, यानी कि दीज टू एरियाज नाउ विल हैव सम इंटरेक्शन, और ये इंटरेक्शन सिर्फ कुछ एक मूवमेंट के लिए हुई, कुछ एक इंस्टेंट के लिए हुई, बट इट स्टिल एग्जिस्ट। एक की वजह से दूसरे, दूसरे की वजह से तीसरे में इंटरेक्शन विल गो ऑन, कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, और इस तरीके की इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इस तरीके की इंटरेक्शन को हम दो और नाम से जानते हैं, कॉमन नेम्स है इसके, इसको हम दे आर आल्सो कॉल्ड एज लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस भी कहते हैं, या फिर हम एक और नाम से भी जानते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंटरेक्शंस हैं, ये सभी तरीके के इंटरेक्शंस आपको खूब अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स, देखो कुछ एग्जांपल्स करने बहुत जरूरी है, जब तक एग्जांपल नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी साथ ही साथ सोच के बता दीजिए कि कौन सा टाइप का इंटरेक्शन है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहला है हमारे पास H2O एंड
आपको सिर्फ इंटरेक्शन बताना है, यू हैव टू गेस नथिंग एल्स। H2O and Cl2, second type of interaction is Na plus and Cl2, third type of interaction is H2O plus HCl। तो ये तीन हमारे पास मैंने ग्रुप्स दे दिया, अब इसमें मुझे इंटरेक्शन बताना है, तो हम चेक करेंगे कि क्या इंटरेक्शन है। अच्छा, H2 की बात करें तो कैसा मॉलिक्यूल, पोलर। Cl2 की बात करें तो कैसा, नॉन पोलर। तो पोलर, एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर। क्या इंटरेक्शन हुआ, यानी कि पोलर की मदद से तो क्या आया मेरे पास, डाइपोल, और नॉन पोलर की वजह से क्या आया, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अगले वाला और भी आसान, Na+ यानी कि आयन, Cl2 यानी कि नॉन पोलर। अब एक आयन में और एक नॉन पोलर में हो रहा है, तो यानी कि कैसा इंटरेक्शन हो गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, अब आते हैं हम अपने मोस्ट बढ़िया एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल, दैट इज H2O एंड HCl। अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ओके, तो H2O की बात करें तो जैसे कि हम बार बार बोलते जा रहे हैं, कैसा मॉलिक्यूल, पोलर। HCl को जरा देखें, HCl कुछ इस तरीके से होता है, दे हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ठीक, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और दिस इज अ काइंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल। HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो यानी कि वाटर भी पोलर, HCl भी पोलर, तो यानी कि सबसे पहला ऑप्शन, ए ही ऑप्शन जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डाइपोल डाइपोल। अब मान लीजिए चार ऑप्शन आपको यहां इस तरह से लिखे हैं, डाइपोल डाइपोल, बी लिखा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सी आपको लिखा है आयन डाइपोल, और डी लिखा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आपने देखा पोलर 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 पोलर, जैसे ही देखा तो लगा कि ये तो डाइपोल डाइपोल है, और आप जल्दी से क्या टिक करके आएंगे, ए, जो कि क्या होगा, गलत, जिसकी आपको मिलेंगे क्या, जीरो नहीं, नेगेटिव नंबर, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव नंबर आते हैं, तो उस तरीके से गलत करना बहुत ही बड़े नुकसान की बात है। आपको नहीं आ रहा है, छोड़ना एक बेहतर ऑप्शन है, गलत करना आपके मार्क्स को कहीं बहुत ज्यादा डुबो देगा। तो अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये गलत है तो सही क्या है भाई, तो अगर मान लीजिए मैं इमेजिन करूं एक बीकर है, इसके अंदर मैंने H2O लिया और ऊपर से मैंने HCl पास करवा दी। जैसे ही मैंने इसमें HCl डाला तो HCl जो है वो एक तरीके का क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पानी में जाते ही वो आयोनाइज होने लगेगा एंड इमीडिएटली विल चेंज टू H+ Cl-। यानी कि डाला तो था पोलर मॉलिक्यूल, पर अंदर जाके वो मॉलिक्यूल नहीं रहा, वो अंदर जाके क्या चला गया, किसमें चेंज हो गया, H+ Cl-। यानी कि वाटर का जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ है, H+ के साथ और Cl- के साथ, ना कि HCl के साथ। यानी कि दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान से आप सोचेंगे, देखेंगे कि रिजल्टेंट चीज क्या है जो इंटरेक्शन कॉज कर रही है, उसी के बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जो है उसके लिए अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसा कि ये बात बेसिकली एनसीईआरटी में भी लिखी है कि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप एक बार समझ चुके हैं और आपको पता है कि व्हाट इज दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझना आपके लिए बहुत कोई डिफिकल्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मतलब घुमा फिरा के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो सवाल पूछने की कोशिश अक्सर करता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज में से कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। ध्यान रखेंगे इस बात का। और कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें कार्बन और क्लोरीन भी आता है, वो जो है एक दो केसेस, उसको मैं यहीं पे क्लास में कवर करते हुए चलूंगा, ताकि कोई ऐसी एक्सेप्शन जैसी कोई बात आपको एग्जाम में लगे ना। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने बात करनी है। तो उससे पहले मैं एक बार एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो कि 2014 में या फिर 15 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन में क्या था, बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनर्जी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनर्जी है वो इनमें से किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहां पर था मेरे पास R, और R की कुछ पावर थी, मतलब अगर मैं ऑप्शंस दे दूं यहां पर, तो R की पावर 3, लेट्स से R की पावर 6, C हो गया R की पावर 2,
या फिर D हो गया r की पावर 5। इस तरीके से क्वेश्चन था कुछ भी एक। तो यहां पर देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले भी इसमें मैं सारा केसेस क्लियर कर देता हूं। हालांकि ये वाला टॉपिक हम फिजिकल बॉन्डिंग में, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मैं आपको सारी के सारे इंटरेक्शन के लिए कंप्लीट टेबल दूंगा, जहां पर वो R के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होता है। R है मेरा यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, कोई भी जो दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं उसके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं R बोल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो डाइपोल की अगर हम बात करें तो डाइपोल में, ये मैं आपको साइड में बता देता हूं कैसे कैसे होता है। डाइपोल में जो एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r की पावर 3 होता है इसमें। लेकिन तब जब हमारे पास स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स हो, यानी कि क्या हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो रुके हुए हो, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स। इसको हम डिटेल में वहां केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस में करूंगा। और अगर मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है डाइपोल में ही हमारे पास 1 r की पावर 6 भी होता है, लेकिन 6 तब होता है when we have rotating polar molecules, यानी कि जब हमारे पास रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स होंगे तब हमारे पास ये पावर जो है वो चेंज हो जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, ओके। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो अब यहाँ पर अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक तरह का क्या है, एक तरह का डाइपोल इंटरेक्शन है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? The correct answer is A। तो भाई A करेक्ट भी हो सकता है। करेक्ट आंसर इज r की पावर 3 की जो एनर्जी है वो r की पावर 3 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन आया था तो मुझे याद आ गया, मैंने डिस्कस किया। लेकिन सबसे पहले, इससे भी पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कब कब है, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक तो हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ये अटैच होना चाहिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ, यानी कि दिस मस्ट बी अटैच विद सम x। और यहां पर जो मेरा x है वो क्या हो सकता है? F हो सकता है, O हो सकता है या N हो सकता है। ये जो इनके बीच में बॉन्ड है दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना, कहीं तुम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलो, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। अब ये वाले के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यानी कि अब इसको इंटरैक्ट, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इसको इंटरेक्शन करना है किसी भी एक ऐसी स्पीशीज के साथ जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव हो, और वो कौन कौन सी हो सकती है? वो भी कोई x ही होगा विद अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पर भी जो x होगा वो क्या होगा? FO या फिर N। यही हमारा केस होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसी को ध्यान से समझेंगे और इस तरीके की बॉन्डिंग को ही मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहूंगा। तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलग अलग अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स के साथ साथ इसको हमें डिस्कस करना है तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो जरा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए एक HF है इस तरीके से। अब HF है तो इस HF में इस वाले F के ऊपर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल नेगेटिव इंटरेक्ट करेगा किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो कि HF का ही है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब ये वाला जो बॉन्ड है, अगर इसकी बात पूछो तो ये कैसा बॉन्ड है? दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। बट अगर मैं इस वाले डॉटेड वाले की बात करूं तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बीच वाला जो डॉटेड से मैंने शो किया है, ये भी F और H के बीच में ही है। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास ये हमारा HF वाला केस हो गया। सिमिलरली वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और डिटेल में सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी करती है और क्या-क्या स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ये मैं एक्चुअल में डिस्कस करूंगा फिजिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में मुझे उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं उसको सिर्फ लूंगा, बाकी मैं एक्स्ट्रा उसके टॉपिक में ही उसे कराऊंगा, ठीक। तो हाइड्रोजन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से होगी। दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव, ये इंटरेक्ट कर रहा होगा एक दूसरे हाइड्रोजन से हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव विद ऑक्सीजन एंड लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सिमिलरली हमारे पास NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये अलग अलग केसेस हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। NH3 की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं इस तरीके से यहां पर दिखा देता हूं, देखो किस तरीके से होगी। NH3 में भी N, ये 3 हाइड्रोजन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और ये इंटरेक्ट करेगा हमारे पास एक हाइड्रोजन से जो कि फर्दर अटैच है एक अमोनिया से, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग केसेस यहां पर हो सकते हैं, ओके। बाकी स्ट्रेंथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्या क्या फैक्टर्स हैं रिस्पांसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, वो सारी बातें और क्या क्या ट्रेंड्स आते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो केमिकल एज वेल एज
आपके जो स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस ला सकता है किसी भी मॉलिक्यूल के। बहुत सारी एप्लीकेशंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हमारा जो बॉडी में डीएनए है, दैट इज अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किस तरीके से हमारे जो बेसिस है वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं और डीएनए को स्पाइरल स्ट्रक्चर देते हैं। वो सभी चीजें जैसे जैसे टॉपिक आएगा उसको हम बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे। बस अभी मेरा यहाँ पर मकसद था एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन बताना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो आई होप वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जो भी ट्रेंड्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही एप्लीकेशंस हैं। वो सब कुछ हम कहां करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पर हम उसको और डिटेल में करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे और कमेंट में मुझे जरूर बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक तो मेरे पास है HF मॉलिक्यूल, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने करा दी इसके साथ। एक तो केस ये हो गया, ठीक, एक एग्जांपल मेरे पास ये हो गया। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। मैं कंप्लीट ना लिखते हुए सिर्फ इतना ही लिख दे रहा हूं, आपको सिर्फ स्ट्रेंथ बतानी है। हाँ, F H हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद O, F H हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद F. This is A, this is B. This is question number 1. Okay. Question number 2 मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, that is F H हाइड्रोजन बॉन्डिंग with F, O H हाइड्रोजन बॉन्डिंग with F. This is A, this is B. Okay. This is question 1, this is question 2. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, इसको बाद में सोचना, इसको देखना। इसको पार्शियल चार्जेस में लगा दे रहा हूँ, वैसे तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो, समझो, कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको अभी हमने सीखना है। इसको हम डिटेल में जानेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को, इस तरीके के सवालों को हम किस तरीके से करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने यहाँ पर किया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कहां पर ये कार्बन वाले केस में भी एक्टिव होती है, क्लोरीन वाले केस में भी एक्टिव होती है। वो सारे के सारे एग्जांपल आई वुड से कि हम उसको अपने फिजिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में करेंगे, अदरवाइज वहां पर हमारे पास करने के लिए कंटेंट नहीं होगा और अभी उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इतनी सी बात मैंने आपको बता रही थी कि ये भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो इसीलिए इसको बीच में जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिल्कुल, क्योंकि डाइपोल ही तो है बेसिकली। अगर वाटर वाटर हम देखें तो एक तरह के तो डाइपोल ही तो है अगर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बट इसका जो नेचर हो जाता है अल्टीमेटली, फॉर एग्जांपल मैं वाटर का ये एक एग्जांपल और लिख देता हूं। इसका जो अल्टीमेट मेरा जो नेचर हो जाता है, देखो जरा, इसका नेचर एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर हो गया। टाइप तो डाइपोल का है बट नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो यानी कि अगर मेरे को कुल मिला के सारे एक स्ट्रेंथ, एक ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ लिखना हो, सारे के सारे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का ऑर्डर लिखना हो, तो सबसे स्ट्रांग होती है मेरी आयनिक। आयनिक के बाद हमारे पास आती है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल के बाद आपके पास आएंगी H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग के बाद डाइपोल डाइपोल। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक तरह का डाइपोल डाइपोल, लेकिन उससे स्ट्रांग है, ध्यान रखना इस बात का। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल के बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा यहां पर आयन induced dipole. Ion induced dipole के बाद we have dipole induced dipole, and last but not the least we have induced dipole induced dipole. This is a complete order of the various intermolecular interactions जो कि मॉलिक्यूल्स में हो सकती हैं, आयंस में हो सकती हैं, एटम्स में हो सकती हैं, apart from the covalent interactions. तो ये हमारा अब तक का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और इंट्रोडक्शन का एक और टॉपिक लेंगे हम, छोटा सा टॉपिक, दैट इज ग्राफ। ग्राफ सीखने बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा गैसियस स्टेट इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ करोगे, ग्राफ से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। ग्राफ अच्छे सीखने, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ोगे तब भी ग्राफ करने हैं, गैसेस पढ़ना है तब भी ग्राफ करने हैं, काइनेटिक्स पढ़ोगे तब भी ग्राफ करने हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको थोड़े बहुत ग्राफ जो कि मुझे केमिस्ट्री में जिनकी जरूरत है वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, उतने आप सीख लो। सभी जो बायो बैकग्राउंड वाले बच्चे भी हैं उनको भी एक बार क्लियर हो जाएगा कि वो ग्राफ्स किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं। तो देखो, आप में से ये ग्राफ वाली चीज सबको आती भी होगी, बहुतों को आती होगी, तो जिनको आती है वो स्किप करो, जिनको नहीं आती वो देख लो। ठीक है,
चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफ्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है और ग्राफ्स के बारे में कुछ जो भी बातें हैं जो हमें केमिस्ट्री में चाहिए उतनी बातें हमें सीखनी है। तो शुरू करते हैं। देखो टॉपिक है हमारा ग्राफिकल एनालिसिस। कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि उसका हमें ग्राफ कैसे बनाना है। एटलीस्ट एक रफ दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है। आपको इस चीज की बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर कर रहे हो, ये चीज आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ में हमारे पास जनरली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं। हम सिर्फ 2D ग्राफ्स की बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेशक 2 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई, यहां पर जो x होता है, x को जनरली हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x की वैल्यू हमें जनरली अलग इंडिपेंडेंट है एकदम, हम उसको खुद से लेने वाले हैं। ठीक है, और y की जो वैल्यू है y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो किसी ना किसी तरीके हमारी जो x की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगी। x जो भी होगा उससे ये निर्भर रहेगा कि हमारा y क्या होने वाला है। ओके, वेरी सिंपल। सो अब इसको अगर हम स्टार्ट करें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है कि y रेज टू द पावर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू द पावर n। एक बात का ध्यान रखना, अब ये वाली जो इक्वेशन है अभी इसका मैं ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकता। हमेशा एक वेरिएबल को आपको पावरलेस बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे y को यहां पर पावरलेस बनाना है तो मैं पावरलेस बनाना पड़ेगा। हम यहां पर इसकी पावर इसको नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके की इक्वेशन कैन नॉट बी प्लॉटेड। तो बेसिकली हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके की चाहिए कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने इक्वल टू लिख दिया गलती से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू द पावर a जो हो जाएगा वो हमारा पावर हो जाएगा। ठीक है, इस पावर के बेसिस पे हम अलग अलग ग्राफ्स को पढ़ेंगे, अलग अलग ग्राफ्स को यहाँ पर हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन है, हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। लेट्स से नंबर 1 यानी कि y जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू द पावर 1, यानी कि हमने जो पावर है उसको पहले मान लिया, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब आपको ये इक्वेशन कुछ सिमिलर लग रही होगी, दिस इज बेसिकली अ लीनियर ग्राफ, और लीनियर ग्राफ की इक्वेशन आप लोग जानते हैं, दैट इज लीनियर ग्राफ की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन आपने खूब देखी सुनी है, बहुत बार इसको आपने जाना है, तो इसके बारे में एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं कि जो y था हमारे पास यहाँ पे, y हो जाएगा हमारे पास डिपेंडेंट, क्योंकि y का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू क्या है। यहां पर जो हमारे पास m होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप। अभी सब कुछ ग्राफ में बना के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो c है x आपको पता ही क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो c हमारे पास यहां पर हो जाएगा दिस इज इंटरसेप्ट। इन सारी चीजों को हम यहां पर सीखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास इंटरसेप्ट। देखो स्लोप की हमारे पास कई सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि आपने पहला भी पढ़ा होगा, स्लोप को हम बोलते हैं tan थीटा, या फिर स्लोप को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं dy बाय dx। ये सब अलग अलग डेफिनेशंस है हमारी स्लोप की, ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। तो एक बार हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ इसका किस तरीके से बन सकता है। तो मैं यहां से ये सब हटा दे रहा हूं, नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में दे दूंगा। ओके, तो यहां पर अगर हम शुरू करें तो लेट्स से मैंने इस तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाया, ये मेरी y एक्सिस और यहां पर ये मेरी x एक्सिस। तो इस तरीके के जितने भी कर्व्स है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, these all are the straight line plots। ये सारे के सारे मेरे स्ट्रेट लाइन है, जिसमें अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो हमारे पास अगर मैं इन सबको नाम दे दूं, लेट्स से दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। a और b जो हमारे पास हो जाएगा, इनकी हम स्लोप बोलेंगे, दे हैव पॉजिटिव स्लोप, इनकी स्लोप हो जाएगी पॉजिटिव स्लोप। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो दे हैव नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में हमारे पास आ रहे हैं, इनकी हम नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। ओके, यहां पर ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, यहां पर x की और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 होती है, और ये वाला जो मेरा एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। यानी कि थीटा को जब भी हम बात करें इट इज मेजर्ड, यानी कि जब भी हमें इसको मेजर करना हो इट इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखेंगे, ये वाली y x एक्सिस से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जो मेजर करेंगे, दैट एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। दिस इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे, तो तभी हमें यहाँ पर थीटा का वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये सब ग्राफ्स हो गए। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला जो ग्राफ है, ए जो है दिस इज मोर स्टीपर, यानी कि ये हमारा ज्यादा स्टीप है, इसीलिए हम इसको मोर स्टीप बोल रहे हैं, और जो बी है दिस इज लेस स्टीप, यानी कि स्टीपनेस जो होती है, स्टीपनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्लोप।
जितनी ज्यादा हमारे पास स्लोप हो जाएगी उतना ही ज्यादा हमारा जो कर्व है वो स्टीप हो जाएगा। अब इसी की तरह अगर बात करें, अगर मान लीजिए मेरा एक ग्राफ है जो बिल्कुल इसके ऊपर से ही इस तरीके से पास ऑन हो रहा हो, अब इस तरीके की ग्राफ की अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी स्लोप मिल जाए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्लोप हमें निकालनी है, तो स्लोप इसकी क्या हो जाएगी, अब m हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं कि dy by dx। अब अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं कि मेरी जो ग्राफ है वो एकदम x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है तो साफ साफ इससे क्लियर हो रहा है कि हमेशा जो y है, y तो कांस्टेंट ही है, यानी कि वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 0 अगर वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। तो यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ y यानी कि dy इज नथिंग बट 0। और अगर मैं इसको किसी भी dx से डिवाइड कर दूं तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट, नथिंग बट 0, यानी कि स्लोप क्या हो गई, 0। यानी कि ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा इसके लिए मेरी स्लोप हो जाएगी 0, 0 स्लोप। सिमिलरली अगर y एक्सिस मेरा एक कर्व है, इस तरीके से y एक्सिस पे मेरा इस तरीके का एक कर्व है, ऐसे मैंने एक कर्व बना लिया, अब इसकी मैं चाहता हूं मुझे स्लोप मिल जाए। ध्यान से देखना स्लोप मुझे कैसे मिलेगा। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं, देखो जरा, तो इसमें अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करें तो m यानी कि dy by dx, अब dx, अब y एक्सिस है तो मेरा x का वैल्यू इज 0, तो यानी कि m इज इक्वल टू dy by 0, यानी कि dy by 0 यानी एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नथिंग बट इंफिनिटी, यानी कि y एक्सिस पे जो मेरा ग्राफ एकदम उसके कोइंसाइड करेगा, उसकी जो मेरी स्लोप हो जाएगी, यानी इसकी अगर मुझे स्लोप का वैल्यू देना हो सो दैट इज इंफिनिटी। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स हमें बार-बार जरूरत पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हुए, ठीक है। तो अब इस तरीके के मैं बहुत सारे एग्जांपल्स एक बार आपको करके दिखा देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या किस तरीके से हमारे ग्राफ्स होते हैं। और उन एग्जांपल से पहले एक बार यहां पर ये भी बात सुन लीजिए, कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ग्राफ है, इधर हमारे पास ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, दिस इज माइनस ऑफ y एंड दिस इज माइनस ऑफ x, ओके। तो यहां पर मेरे पास x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दोनों चीजें पॉजिटिव। अगर हम इसको इस वाले क्वाड्रेंट में बात करें तो यहां पर मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो यानी कि xy की तरफ करते हैं तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। पहले जो हम लिखते हैं, पहले हमेशा x लिखते हैं और बाद में हमेशा y लिखते हैं, ओके। अगर इसमें हम बात करें तो दिस इज नेगेटिव एंड नेगेटिव, और इसमें अगर हम बात करें दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे चारों क्वाड्रेंट्स हो गए। ये बहुत ही बेसिक सी बात। अब हम अपने अलग अलग तरह के ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ अगर हम मान लेते हैं दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस तरीके का ग्राफ मैं बनाना चाहता हूं, बहुत ही आसान। देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये तो मुझे पता चल गया इस तरीके से। अब यहां पर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब इसमें मुझे एक बात ध्यान रखना है कि जो स्लोप है m जो है वो पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, यानी कि मुझे स्लोप पॉजिटिव रखना है। और ये जो है इंटरसेप्ट, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, यानी कि इंटरसेप्ट मुझे यहां पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके का कर्व आपको मिल जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ कर्व, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, और यहां से मुझे मिल जाएगी वैल्यू ऑफ m। दिस इज स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट। इस तरीके का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा जहां पर मुझे एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी दिखाई दे रहा है और मुझे यहां पर स्लोप भी दिखाई दे रही है, यानी कि दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। एक बात का यहाँ पे खास ध्यान रखेंगे कि y जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1, यानी कि मैं पावर 1 वाला केस डिस्कस कर रहा हूं। मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। नेक्स्ट ग्राफ, अगर हम इसी में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। मान लीजिए अब अगला मैंने ले लिया यहाँ पे y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mx प्लस c। अब देखो डिफरेंस देखो पहले में और दूसरे में। डिफरेंस ये हो गया कि अब की बार मैंने स्लोप जो है वो नेगेटिव ले रखी है। अगर स्लोप मेरी नेगेटिव हो गई, बिल्कुल सेम टू सेम, अब की बार ग्राफ मेरा यूं नहीं जाएगा, मेरा ग्राफ नीचे को जाएगा, यानी कि स्लोप मैंने नेगेटिव ले रखा है। सो फॉर दैट, तो हमारा ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा, दिस इज y, दिस इज x। तो अब मुझे यहां पर देखना हो तो नेगेटिव स्लोप है हमारे पास, यानी ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा रहेगा, और जो इंटरसेप्ट है दैट इज पॉजिटिव। इंटरसेप्ट मुझे पॉजिटिव ही लेना है, यानी कि यहां पर मैंने कहीं पॉजिटिव इंटरसेप्ट लिया बिकॉज़ दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, और स्लोप मुझे रखना है नेगेटिव। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। आपका इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा जहां पर आपको ये वैल्यू तो मिल जाएगी पॉजिटिव c वैल्यू, एंड दिस स्लोप, अगर हम स्लोप यहां पे मार्क करें तो दिस इज माइनस ऑफ m, क्योंकि माइनस m है तो माइनस m इज सिग्निफाइंग दैट द स्लोप इज नेगेटिव। तो इस तरीके का कर्व आपको यहां पर मिल जाएगा। बहुत ही आसान। आगे बढ़े। अब देखो आप इसको खुद भी कर सकते हो। अब मान लीजिए अगला केस मैंने लिया, देखो पॉजिटिव मैंने दोनों ले लिया। अगला केस मैंने यहां पर लिया जब मैंने स्लोप को तो रखा पॉजिटिव, यानी कि mx माइनस c। इस तरीके का ग्राफ मैंने यहां पर प्लॉट करने की कोशिश की, बिल्कुल सेम
देखो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपकी बारी यहाँ पे, दिस इज y, दिस इज x। स्लोप क्या रहेगा बताइए जरा, स्लोप विल बी पॉजिटिव क्योंकि m जो है वो पॉजिटिव है। अब स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ का नेचर तो ऐसा ही रहेगा। बट यहाँ पर ध्यान रखोगे कि आपका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव हो गया, यानी कि y का मुझे नेगेटिव वैल्यू में इंटरसेप्ट चाहिए, यानी कि समवेयर ओवर हियर, क्योंकि यहाँ दिस इज इसके ओरिजिन के नीचे अगर हम जाएंगे वर्टिकली तो दिस इज नेगेटिव ऑफ y और स्लोप पॉजिटिव हमें रखना है। सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका हो गया यहाँ पे ग्राफ। अब यहाँ पर ये जो मेरी c की वैल्यू हो गई है, दिस इज c इज इक्वल्स टू, यानी कि इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो इंटरसेप्ट हमारा यहाँ से डिफाइन हो जाएगा, इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c। और अगर हम स्लोप की बात करें यहाँ पर तो स्लोप इज इक्वल टू m। तो यहाँ से इंटरसेप्ट और स्लोप हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब लास्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट में देखो दोनों को नेगेटिव कर दो, दोनों को उठा के नेगेटिव, यानी कि स्लोप भी नेगेटिव इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। आप देखिए ग्राफ कैसा आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना एकदम, आपकी बार आपका कर्व जो है वो एकदम डाउनवर्ड स्लोप में जाएगा। तो डाउनवर्ड स्लोप में जाते हुए आपका जो इंटरसेप्ट है दैट इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, यानी कि इंटरसेप्ट कहीं यहाँ पर लाई करेगा एंड द ग्राफ हैज टू गो इन अ नेगेटिव स्लोप। सो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये आपको एक्सट्रापोलेट करके कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। सो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। अब इसमें अगर हम मार्क करना चाहें सो m स्लोप जो हो जाएगा दैट इज नेगेटिव ऑफ m, सो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस m, और इंटरसेप्ट जो कि इंटरसेप्ट है ये वाला, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस c। आई होप आपको सिर्फ लीनियर कर्व्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए यू नीड टू श्योर कि आपका ग्राफ का शेप, आपका ग्राफ का जो डायरेक्शन है और जो उसका स्लोप है वो किस तरीके से डिफाइन होगा। तो चलिए अब हम लीनियर के कुछ और एग्जांपल्स यहां पर करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिससे कि हमें लीनियर ग्राफ्स का कुछ और आइडिया हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए हमें लीनियर ग्राफ्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, आप एक बार देख लेंगे क्वेश्चंस क्या है। तो एक एक करके हम 6 के 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम में है कि हमें इन सभी ग्राफ्स को यहाँ पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ जो है वो जो दिख रहा है दैट इज y इज इक्वल टू mx। अब इस ग्राफ में आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि यहाँ पर c नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेज y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि इंटरसेप्ट यहां पर मुझे नहीं दिया हुआ। इंटरसेप्ट देने ना देने का मतलब है कि इंटरसेप्ट इज जीरो, यानी कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 0, यानी कि इंटरसेप्ट इज 0। अब इंटरसेप्ट अगर 0 हो गया तो इंटरसेप्ट 0 से मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा, पॉजिटिव यहां पर स्लोप होगी और इस तरीके से मेरा ग्राफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरा, जहां पर हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एक पॉजिटिव ग्राफ मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूं तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर, मैं इसी पे ही आपको प्लॉट करके दिखा देता हूं। वेरी सेम, वेरी सिमिलर आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, बस डिफरेंस क्या देखो। अब इस ग्राफ को भी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस 0, यानी कि इंटरसेप्ट अब भी 0 है, बस चेंज क्या आया, चेंज आया हमारे स्लोप का। अब स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गई, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। नाउ बस द ओनली डिफरेंस इज द स्लोप इज माइनस ऑफ m, दिस इज द ओनली डिफरेंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 वो था और 2 ये हो गया। अब अगला है हमारे पास, अगला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन उसने हमें दी है, देखो जरा क्वेश्चन 3 उसने क्या बोला है। क्वेश्चन 3 में बोलता है कि y इज इक्वल्स टू c। अब देखो y इज इक्वल टू c का मतलब क्या, मैं इसे लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू 0 into x प्लस c, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां पर 0 क्या हो गया, 0 हो गई मेरी स्लोप, यानी कि स्लोप जो है वो 0 है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि स्लोप मेरी 0 कब होती है, जब हमारा जो ग्राफ है वो एकदम x एक्सिस पे हो या x एक्सिस के पैरेलल हो। अब देखो मैं यहाँ पैरेलल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इंटरसेप्ट तो है, यानी कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव इज डेफिनेटली देयर, बट स्लोप इज कंप्लीटली 0, यानी कि हमारा जो ग्राफ हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। दिस इज आवर इक्वेशन फॉर y इज इक्वल्स टू c, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई यहां से हम इसको शुरू करेंगे। दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल्स टू c, ये हमारी एक्सिस हो गई। और इसका जो मेरा स्लोप होगा, अगर मुझे इसका स्लोप डिफाइन करना है तो स्लोप इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्लोप इसने मुझे नहीं दिया है। दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल्स टू c। नेक्स्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, तो y इज इक्वल्स टू माइनस c। अब y इज इक्वल टू माइनस c में जरा ध्यान से देखो कि अब की बार आपको जो इंटरसेप्ट दिया है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट दिया है, तो ओनली डिफरेंस यहां पर जो आएगा ये आएगा, दिस इज फॉर क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 3 के लिए है हमारे पास। अब की बार देखो जो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा।
क्वेश्चन 4 को अगर मैं प्लॉट करूं तो अब की बार जो मेरा इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मुझे नेगेटिव इंटरसेप्ट में। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन 4, यानी कि y इज इक्वल्स टू -c, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। बी वेरी केयरफुल, प्लस सी और माइनस सी में क्या डिफरेंस आया उसका बहुत ध्यान रखेंगे आप, तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे अलग अलग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में वो हमें बोलता है कि x इज इक्वल्स टू c। अब देखो ओके, तो क्वेश्चन 5 में हमें बोलता है कि x इज इक्वल्स टू y, यानी कि जो अब हमारा x है दैट इज इक्वल टू द इंटरसेप्ट, और इसमें हमें कोई डेटा नहीं दे रखा। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आए, अब देखो यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन में अब इसने मुझे बोला है कि जो इंटरसेप्ट है वही x के बराबर है, ये इंटरसेप्ट के वैल्यू ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x, तो यानी कि हमारा ग्राफ इस तरीके का हो गया। अब इस तरीके के ग्राफ में एक बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, दैट इज स्लोप जो ग्राफ का हो जाएगा दैट इज इनफाइनाइट, बिकॉज़ दिस ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया है, तो इस बात का खास ध्यान रखोगे। सिमिलर तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अब की बार जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव वैल्यू में है, तो इसी में ही मैं चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो यानी कि द ओनली डिफरेंस इज x इज इक्वल टू माइनस c, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू द ग्राफ, हियर आल्सो द स्लोप विल बिकम इनफाइनाइट एंड द इंटरसेप्ट वैल्यू जो हमारी हो जाएगी, इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस c या फिर माइनस x, जो भी आप लिखना चाहो उसको आप लिख सकते हो। ये जो हमारा ग्राफ है दिस इज फॉर x इज इक्वल्स टू माइनस c। तो इस तरीके के हमारे लीनियर के सारे कर्व्स हो सकते हैं, आप देख लीजिए इसको एक बार। तो आगे बढ़ते हैं हम लीनियर के बाद। देखो लीनियर में एक बात का हमने ध्यान रखा था, दीज आर ऑल द लीनियर कर्व्स। लीनियर कर्व्स में हमने एक बात का खास ध्यान रखा था कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था मेरा x, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर थी वो थी 1। अब हम क्यों ना थोड़ी सी पावर को चेंज करें, ठीक। अब फिर से हम इक्वेशन कुछ ही लेते हैं, वही जनरल इक्वेशन हम लेते हैं दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर a, बट अब की बार पावर जो है 1 तो हमने डील कर लिया, अब की बार पावर हम 2 लेके देख लेते हैं। सो क्वेश्चन जो हमारे पास ग्राफ हो जाएगा दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, यानी कि इस तरीके का हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। एंड इस तरीके की इक्वेशंस के ग्राफ को भी पॉपुलरली कॉल्ड एज पैराबोलिक कर्व्स, यानी कि पैराबोलिक कर्व्स हम इनको बोलते हैं। तो यानी कि हमारा नेक्स्ट तरह का ग्राफ जो सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ है लीनियर के बाद, उसका सेकंड टाइप है दैट इज पैराबोला। अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं पैराबोला। तो उसके जितने भी केसेस हैं सारे के सारे केसेस को एक एक करके मैं यहां डिस्कस करूंगा और उन सब की मैं यहां पर आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा कि वो कैसा होता है। तो एक एक करके हम यहां पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल, यानी कि y, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको यहां पर शुरू करेंगे। लेट्स से y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, यही ग्राफ मुझे यहां पर डिस्कस करना है और इसी को मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं। ओके, तो ध्यान से देखना इस ग्राफ को। अब मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेट है, मुझे नहीं पता कि ये कैसा दिखता है। पैराबोला तो चलो आपने पहले पता है कि आपको इसीलिए पता है कि कैसा दिखता है, बट आई डोंट नो कि हाउ दिस पैराबोला लुक्स लाइक। तो क्यों ना मैं एक एक करके y की कोई x की कोई वैल्यू ले लूं और उस पे देख लूं फिर y क्या आ जाता है, क्योंकि x है ना इंडिपेंडेंट, तो y तो डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम एक टेबल बना लेते हैं जहां पर हम अलग-अलग वैल्यूज लेके देख लेते हैं इन सब की, तो हमें आईडिया हो जाएगा कि क्या हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज y, ऊपर हम x ले लेते हैं एंड नीचे हम यहां पे y ले लेते हैं। लेट्स से पहले मैंने x को ले लिया 0, तो y भी आ जाएगा 0। x को लिया 1, y 1। x को लिया 2, y कितना हो गया 4। ध्यान से देखना इस बात को। x को लिया 3, y हो गया कितना 9। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का भी ऑप्शन है, x को लिया मैंने -2, ये कितना हो गया 4। क्योंकि नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर करेंगे दैट विल अगेन बिकम अ पॉजिटिव नंबर। तो यानी कि अगर मैं इसको प्लॉट करने की यहां पर कोशिश करूं, मैं यहां पर थोड़े से कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, लाइन सीधी कर लें यहां से। अगर मान लीजिए मैं थोड़े से कोऑर्डिनेट्स ले लूं, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने ले लिया 1 2 3 4, नेगेटिव में भी ले रहा हूं -1 -2 -3, इस तरीके से मैंने ले लिया। लेट्स से पहले y की x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट 1 1 वाला पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 and 4, अगर x मेरा 2 है तो ये मेरा 4 हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा यहां पर आ गया। सिमिलरली -1 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, -2 पे वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अगर मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, देखो ग्राफ किस तरीके का आया, इस तरीके का आपको यहां पर ग्राफ मिल गया। और इस तरीके के ग्राफ को, जो ऊपर की तरफ ऐसे खुल रहा है ग्राफ, इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला।
पैराबोला। इस तरीके के ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखेंगे, देखो पैराबोला में क्या है कि इस तरीके से खुल रहा है, इस तरीके से खुल रहा है, इसका एक माउथ है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं माउथ, माउथ ऑफ पैराबोला। अगर मैं इस माउथ को देखूं तो ये हमेशा वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ माउथ, यानी कि जो भी हमारा माउथ होगा उसकी जो डायरेक्शन ऑफ माउथ डिपेंड्स ऑन, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन, देखो y हमारा कैसा वेरिएबल है, एक तरह का डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो डिपेंड से डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा पैराबोला उसी डायरेक्शन में खुलेगा। इस बात का खास ध्यान आप रखेंगे। तो वेरी सिंपल, आप इस तरीके से आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि हमारा जो पैराबोला है वो किस तरीके का दिखाई देता है। इसी में ही हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहां पर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको कराना चाहता हूं। देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लीजिए अब अगला मेरा पैराबोला है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस c। अब देखो यहां पर फिर से मेरे पास इंटरसेप्ट आ गया, दिस इज अगेन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट डिफाइन कर दिया है मैंने यहां पर फिर से। तो अब इस तरीके का ग्राफ क्या हो जाएगा, अब देखो आप ये तो जानते ही हो कि ये जो, आपकी बार आप खुद बताओ कि ये वाला जो मेरा ग्राफ है अभी खुलेगा किस तरीके, पॉजिटिव डायरेक्शन में, बिकॉज यहां पर हम पॉजिटिव की बात हो रही है। तो हमारा जो ग्राफ हो जाएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने लिखी, दिस इज नथिंग बट सी। इस बात का ध्यान आप रखेंगे। अब मान लीजिए सिमिलरली इसी में मैं थोड़ा सा और वेरिएशन कर दूं, थोड़ा सा वेरिएशन, अब की बार मैं चाहिए इंटरसेप्ट को थोड़ा सा नेगेटिव कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो जरा, अब अगला क्वेश्चन मैंने लिया y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस c। अब इस तरीके का ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, तो इस तरीके का ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो चेंज कुछ भी नहीं आया, ये अगेन y एक्सिस, दिस इज अगेन x एक्सिस, बट अब की बार जो मेरा इंटरसेप्ट है c जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू हो गया, c इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव हो गया। ये इस बात को जाहिर करता है कि हमारी इक्वेशन में भी x स्क्वायर माइनस c जैसा इक्वेशन हमारा रिसेंबल था, इसीलिए वी हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज कर दूं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको दूं कि मुझे इसका ग्राफ बना के दिखाओ, x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस c। क्या बना सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से ग्राफ चलेगा। इसी तरीके से आप लाइन खींचेंगे, ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। अब की बार क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल बदल चुका है, डिपेंडेंट वेरिएबल अब की बार x है, तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और ये हमारा x एक्सिस में मूव इसका पॉइंट करेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस c। अब प्लस का करना है तो प्लस के लिए भी आप जानते हो, वेरी सिंपल, वेरी इजी, बिल्कुल सिमिलर तरीके से अगर आपको ग्राफ देखना है that x is equals to y square plus c, so the graph will be something like this। पैराबोला ही रहेगा, बट चेंज यहाँ पर क्या आ गया, जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट अब की बार पॉजिटिव आ गया, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव अगेन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जैसे जैसे केमिस्ट्री में इस तरीके के ग्राफ आएंगे, देखो जैसे जैसे बीच बीच में आएगा हम इसको एक बार दोबारा बताएंगे। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूं क्योंकि वहां पर मैं दोबारा से ये सब चीजें आपको नहीं बताने वाला हूं। इस तरीके के ग्राफ हम अलग अलग जगह पर फेस करेंगे, तो वहां पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने वीडियो देखा हो और आप मेरी अगली वाली वीडियो को जल्दी से जल्दी समझ पाए, क्योंकि हमें समय नहीं वेस्ट करना है, हमारा टारगेट बहुत है अभी। ठीक है, तो ये थे हमारे अलग अलग पैराबोलिक कर्व्स। पैराबोलिक कर्व में अगर आप सिंपल एक बनाना चाहें तो ये भी हो सकता है दैट x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो वो सिंपल एकदम, उसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इस तरीके का बन जाएगा, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो इस तरीके से आपका कर्व बनता जाता है। तो ये जो हमारे सारे के सारे कर्व्स थे, ये हमारे पास ये जितने भी हमारे कर्व्स हैं, दीज आर फॉर पावर 2, जब हमने पावर को 2 कर दिया था। तो क्यों ना अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम पावर को एक बार 3 करके देखते हैं। तो सेम इक्वेशन, बट पावर को बस हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, पावर को मैंने 3 कर दिया, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, या फिर डायरेक्ट मैं इसको ले लेता हूं कि y इज इक्वल टू kx क्यूब। k इज एनी कांस्टेंट, k होगा तो k को 1 मान लो, y इज इक्वल टू x क्यूब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, अब इसमें फिर से अगर मैं यहाँ पर ग्राफ देखूं तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक बार फिर से कुछ रैंडम वैल्यूज लेके चेक कर देता हूं कि ग्राफ का शेप जो है वो कैसा आएगा। देखो जरा ध्यान से, ये हो गया हमारे पास x हो गया, ये y हो गया, 0 0 1 1। इसको आपकी बार अगर मैं 2 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर -2 लूंगा, ध्यान से देखना, आपकी बार ये -8 हो जाएगा। इस बात का ध्यान दोगे कि आपकी बार जो आपका ग्राफ है
वो पैराबोलिक जैसा नहीं होगा, क्योंकि क्यूब जब आप करेंगे तो नेगेटिव का जो क्यूब है वो नेगेटिव ही दिखाई देगा। तो यानी कि ग्राफ अगर मुझे यहाँ पर लेना है इसका, तो देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे इसका ग्राफ कंसीडर करना है तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब y का जो वैल्यू, अब देखो यहाँ से 0 पे 0, ठीक, 1 पे 1, इधर भी 1 पे 1, मतलब नेगेटिव, उसके बाद सॉरी नेगेटिव, हाँ -1 लेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा, और -1 पे यहाँ पर ये -1 आ गया, ठीक है। अब जब मैंने 2 लिया यहाँ पर, तो 2 के बाद सीधा यहाँ पे वैल्यू एकदम रेज हो गई, +8 जितना यहाँ पर आ जाएगा। और अगर यहाँ से मैं -2 लेता हूँ तो ये इसको इंटरसेक्ट करेगा -8 को, तो पॉइंट भी ऐसा आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ग्राफ मुझे कैसा दिखाई दिया, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का मुझे कुछ ग्राफ दिखाई देगा। यानी कि दिस इज द कर्व फॉर पावर 3। एक बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ही खास बात का, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी आपका जो कर्व है वो नैरो होता जाएगा। पैराबोला जैसे वाइड था, अब कर्व आपका नैरो होता जाएगा। तो इस बात को लिख सकते हैं, एज द पावर इंक्रीजेस द कर्व या प्लॉट बिकम्स नैरो, और ज्यादा नैरो होता जाएगा। इस बात का खास ध्यान आप रखेंगे। दिस इज फॉर पावर। इफ वी फर्दर इंक्रीज द पावर, तभी हम कर्व इसी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं x की पावर यहाँ 4 ले लूं, तो बस डिफरेंस ये होगा, पैराबोलिक जैसा ही कर्व दिखेगा, पर वो ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कर्व जो है वो आपका नैरो होता जाएगा। The curve will become more and more narrow। तो ये हमारा x equals to 4, x की पावर 4 के लिए हो गया। अब अगला केस हमारा तब हो जाएगा जब मैं पावर को यहाँ पर नेगेटिव कर दूं। तो नेगेटिव पे अब इनका y और x के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि x बढ़ा तो y घटा। तो इस तरीके के कर्व में, इस तरीके के इक्वेशन में जो हमें ग्राफ्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व्स। जैसे जैसे मेरे पास x की पावर, x की नेगेटिव पावर इंक्रीज होती जाएगी, हमारा जो कर्व है वो ज्यादा से ज्यादा स्टीप होता जाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंट कर्व्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक और तरीके का कर्व यहाँ पर डिस्कस करना चाहे, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कर्व। फॉर एग्जांपल कभी-कभी हमारा जो y है दैट डिपेंड्स अपॉन अलजेब्रिक एज वेल एज एक्सपोनेंशियल पैरामीटर। तो ये वाला जो हमारा होगा फंक्शन, दिस इज अलजेब्रिक, और ये हमारे पास साथ में हो गया एक एक्सपोनेंशियल कर्व। तो यानी कि अगर इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो जैसे ही x बढ़ेगा, x के बढ़ने से पहले y बढ़ रहा है, और सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर x बढ़ेगा तो इसके बढ़ने से ये पूरी टर्म घटेगी, तो y इवेंचुअली घटेगा। तो यानी कि x की वजह से y बढ़ भी रहा है और y घट भी रहा है। इस तरीके के कर्व्स हमें अनसिमेट्रिकल कर्व्स मिलते हैं, अनसिमेट्रिकल कर्व्स, एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड एज गॉसियन कर्व्स। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसका जो हमारा शेप रहता है वो कुछ इस तरीके का शेप रहता है हमारा। इसमें जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यहाँ पर ये ग्राफ इट बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसके बारे में हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में आगे हम गैसेस पढ़ेंगे, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसका एक्चुअल एप्लीकेशन है। तो ये था बेसिकली एक रफ इंट्रोडक्टरी वीडियो गैसियस स्टेट के ऊपर, जहां पर हमने सभी प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की और हमने कुछ ग्राफ्स की बात की। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि हमारे ग्राफ्स किस तरीके से बनते हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ कर्व्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व्स एंड लॉगरिथमिक कर्व्स। वो जैसे जैसे हम अपने कोर्स को आगे लेके चलेंगे उसको हम बीच बीच में जरूर डिस्कस करते हुए चलेंगे। Thank you so much. That's all for today. Stay tuned for the next video. Next video में हम सीखेंगे किस तरीके से हमारा चैप्टर है, क्या अलग अलग लॉज हैं, हर तरीके के प्रेशर को हम डिफाइन करना सीखेंगे। What is the difference between a vapor pressure, normal pressure, हर तरीके के प्रेशर को हम सीखेंगे। You will get to know a lot of new terms जो कि हम फॉलो करते हुए चलेंगे। Thank you so much.